हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे और कर ही रहे थे, भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को अपन लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। भारत के भू आकृतिक प्रदेशों में अपन लोगों ने हिमालय को पढ़ा। हिमालय की तीनों जो श्रेणियाँ हैं, जो आपकी लेसर हिमालय और आपका मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसके बाद में हिमालय का जो प्रादेशिक डिवीजन है उसको पढ़ा। उसके बाद में अपन लोगों ने दर्रे पढ़े, यानी कि जो आपके पासेस हैं। तो अब बारी आती है हिमालय की प्रमुख घाटियों की। इनको शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला पढ़ेंगे अपन लोग कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी ये एक विस्तृत एवं खूबसूरत घाटी है जिसका निर्माण हुआ किसके द्वारा? विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा। और कैसी है? अंतरा पर्वतीय घाटी, यानी कि चारों तरफ ये पर्वत से घिरी हुई घाटी है। ठीक है, तो किस तरीके की घाटी हो जाएगी? ये आपकी अंतरा पर्वतीय घाटी है, तो आप इसको याद रखिएगा। 135 किलोमीटर की लंबाई है, 32 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये जो कश्मीर की घाटी है इसको बेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और इसमें क्या है? झेलम नदी के द्वारा ये प्रवाहित होती है। ठीक है, ये जो घाटी है वो किसके द्वारा प्रवाहित होती है? तो नदी आप लोग याद रखिएगा, कौन सी नदी है यहाँ पे? झेलम नदी है। ओके, चलो आगे बढ़िए। कश्मीर घाटी जो है लगभग 15,530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। और जो कश्मीर घाटी है सागर तल से अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 3000 मीटर है। और सेब एवं केसर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है ये। और यहाँ पे जो कश्मीर घाटी है अंतरा पर्वतीय घाटी है, जो कि उत्तर में ग्रेटर हिमालय, दक्षिण में लेसर हिमालय और लेसर हिमालय की जो पीर पंजाल की श्रेणियाँ हैं इनसे घिरी हुई है। और ये माना जाता है कि प्रारंभ में हिमालय का जो उत्थान हुआ था, उत्थान के कारण ग्रेटर तथा लेसर हिमालय के मध्य में अवतलन हुआ। अवतलन होने के बाद में यहाँ पे करेवा नामक विशाल झील का भी निर्माण हुआ और बाद में अवसाद का निक्षेपण हुआ और निक्षेपण से ही ये वाली आपकी घाटी बन गई। ठीक है, वर्तमान समय में जो कश्मीर घाटी है वो झेलम नदी के द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये घाटी जो है ताजे जल की जो डल झील है और बुलर झील है एवं सेब केसर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। यानी कि जो डल झील है और बुलर झील है वो कहाँ पे है? वो भी आपकी कश्मीर घाटी में ही है। अब लद्दाख की घाटियाँ देखें तो जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो आप लोगों को पता होगा। इसके दक्षिण पूर्व में स्थित चांगथांग घाटी है और पुग्गा घाटी, ये साल्ट लेक से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। कई गर्म और उष्ण स्रोतों जो झरने होते हैं इनकी स्थिति के कारण यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा बनती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पुग्गा घाटी को, तो कई बार आपने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उष्ण स्रोत आपको मिल जाएंगे, झरने मिल जाएंगे, गर्म झरने। ठीक है, जो चुमाथांग हॉट स्प्रिंग है इस घाटी का प्रमुख उष्ण जल का स्रोत है चुमाथांग। ठीक है, और लद्दाख प्रदेश की यहाँ पे और भी घाटियाँ दी गई हैं, उनको अपन लोग देखें तो पहले आएगी आपकी सियोक घाटी। सियोक जो घाटी है लेह तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। और श्योक नदी काराकोरम पर्वत श्रेणी के सियाचिन हिमनद की सहायक रिमो हिमनद से निकलती है। सियोक नदी कहाँ से निकलती है? तो वो आपकी रिमो हिमनद से निकलती है। ठीक है, और सियोक घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, इसी के नाम पर इसका सियोक घाटी नाम रखा गया है। आगे पढ़ेंगे नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी ये नुब्रा नदी के द्वारा बनी हुई है और 3 भुजाओं वाली घाटी इसको कहा जाता है। और ये जो घाटी इसका निर्माण हुआ है नुब्रा एवं सियोक नदियों के संगम पर इसका निर्माण हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़े। मरखा घाटी। मरखा घाटी ये जो घाटी है इसका निर्माण झांसकर नदी की सहायक मरखा नदी के द्वारा हुआ है और लद्दाख का जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है इसमें अवस्थित है। ठीक है, मरखा नदी स्टॉक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में प्रवाहित होती है और सागर तल से इसकी ऊंचाई 6153 मीटर है। स्टॉक कांगड़ी पर्वत इस श्रेणी का प्रमुख पर्वत हो जाएगा। आगे बढ़े तो सुरु घाटी। सुरु घाटी का निर्माण हुआ था सिंधु नदी की सहायक नदी है सुरु नदी, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है और लद्दाख जिले में जो कांगड़ा जिला है वहाँ पे स्थित है। सुरु घाटी अपने प्राकृतिक पर्यावरण, रमणीय पिकनिक और सैरगा जो रिजॉर्ट्स होते हैं स्थलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। रंग बिरंगे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। रंग बिरंगे क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि तरह तरह के वहाँ पे फूल खिले होते हैं। चट्टानियाँ पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, बर्फीले शिखर हैं और ड्रोंगडुंग जैसे हिमनद हैं। इनके द्वारा ये क्या बन गई है? पर्यटन का केंद्र बन गया है। आगे बढ़िए। गलवान घाटी। ये जो गलवान घाटी है गलवान नदी के द्वारा प्रवाहित होती है और
लद्दाख के सुदूर जो आपका उत्तर पश्चिम वाला भाग है भारत चीन सीमा पर, वहाँ पर ये आपकी गलवान घाटी है। और इस घाटी में सन 2020 से 21 के बीच में भारतीय जो सेना है और चीनी सैनिक के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई थी, जिसमें जो चीनी सैनिक थे वो थोड़ा सा हताहत हो गए थे। चलो जांस्कर श्रेणियाँ आ रही है दिमाग में। जांस्कर घाटी सिंधु की सहायक नदी है, जांस्कर नदी इनके द्वारा प्रवाहित होती है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख इसके कारगिल जिले में स्थित है। और जांस्कर नदी शीतकाल में पूर्णतः जम जाती है, ठीक है, यानी कि जो जांस्कर नदी है शीतकाल में जम जाती है और इस पर ट्रैकिंग करने के लिए हजारों देश विदेशी सैलानी प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं। हिमीकृत जांस्कर नदी है, इस पर ट्रैकिंग को चादर ट्रैकिंग कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जब नदी जम जाती है उसके बाद में ट्रैकिंग जो हो रही है जांस्कर नदी पर, इसको क्या बोला गया है, चादर ट्रैकिंग इसको बोला गया है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां अपन लोग देखें तो यहाँ पे पहले घाटी आएगी आपकी कुल्लू घाटी जो कि लेसर हिमालय की पीर पंजाल तथा धौलाधार पर्वत श्रेणियों के उत्तर में ग्रेटर हिमालय के बीच स्थित है। और ये जो कुल्लू घाटी है ब्यास नदी तथा उसकी सहायक पार्वती नदी के द्वारा प्रवाहित होती है। पाइन एवं देवदार के वनों से आच्छादित है। पर्वत पीर पंजाल जलप्रपात है ये। कलकल नैना नदी तीव्र वेग वाली नदियों के कारण जो कुल्लू घाटी एक प्रमुख पर्यटन का स्थल बन गई है। कांगड़ा घाटी लेसर हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रेणी तथा शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और कांगड़ा जिले की कांगड़ा घाटी ब्यास नदी के द्वारा प्रवाहित होती है। ब्यास नदी पर जल विद्युत उत्पादन के लिए पांग नामक बांध बनाया गया है। पांग जलाशय या फिर महाराणा प्रताप सागर का निर्माण किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो महाराणा प्रताप सागर बांध है या फिर आपका पांग है या फिर पांग जलाशय, ये किस पर बनाया गया है, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। धर्मशाला तथा पालमपुर के प्रसिद्ध जो पहाड़ी आराम का स्थल है, हिल स्टेशन, वो कहाँ पे है, कुल्लू घाटी में स्थित है, जिसमें आप लोग घूमने जाते रहे होंगे, बहुत से लोग गए होंगे, हम तो नहीं गए। चलो नेक्स्ट है आपकी पार्वती घाटी का निर्माण हुआ है ब्यास नदी की सहायक जो पार्वती नदी के द्वारा। और पार्वती घाटी में मणिकरण का प्रसिद्ध उष्ण जो है जल स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग पार्वती नदी के किनारे पर है। 1.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो उष्ण जल स्रोत है यानी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, अतः यहाँ पर एक प्रयोगशाला स्टेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जल के स्रोत हैं, ठीक है। पार्वती घाटी के मलांग गांव को हिमालय का ग्रीस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मलांग निवासी हैं उनके अलग अलग अनोखे विचार हैं जो कि ग्रीस वासियों से मिलते हैं, जिसके कारण इसको हिमालय का ग्रीस कहा जाता है। आगे देखें चांबा घाटी एक चांबा है एक चंबा है, ठीक है। तो चांबा घाटी रावी नदी के द्वारा प्रवाहित चंबा घाटी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। और चांबा घाटी का लेसर हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रेणी है, इनके द्वारा कांगड़ा घाटी से अलगाव हो जाता है। चांबा घाटी अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा, हरे भरे आकर्षक मीडो यानी जो घास होती हैं, घास के मैदान, झीलें हैं, सतत वाहिनी सरिताओं के लिए काफी ज्यादा विख्यात है। जो चांबा घाटी है वनस्पति तथा जंतुओं की दृष्टि से समृद्ध है और यह एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल भी है। धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित डलहौजी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ओके, चलो आगे बढ़िए। स्पीति घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित स्पीति घाटी शीत मरुस्थल कही जाती है, जो कि भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है। और स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है मध्य स्तर, यानी कि बीच का भाग, मिडिल लैंड, यानी भारत और तिब्बत के मध्य का जो भाग है उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्पीति घाटी बोलते हो। स्पीति घाटी स्पीति नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्रवाहित होती है और तीव्र वेग वाली सरिताओं में सैलानी राफ्टिंग के लिए यहाँ पे कई ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट अगर देखी जाए सागर तल से तो 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और पिन घाटी पिन राष्ट्रीय उद्यान के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पिन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, तो ये आप लोगों की स्पीति घाटी के अंतर्गत एक पिन घाटी, छोटी घाटी है, वहाँ पे आपका पिन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। स्पीति घाटी जंतुओं की प्रमुख प्रजातियां जैसे कि साइबेरियन आइबेक्स है, स्नो लेपर्ड है, रेड फॉक्स है, पीका है, हिमालयी भेड़िया, इनके यहाँ पर निवास स्थल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और इस घाटी में किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अवस्थित है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। लाहौल घाटी एक बंजर प्रदेश है।
शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है इसको, और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में है, जो कि पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। लाहौल शब्द लिया गया तिब्बती भाषा के ल्यो पुल से, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, दक्षिण का देश या फिर देवताओं का देश। तो लाहौल घाटी, इसमें क्या है, अपना प्राकृतिक सौंदर्य है, स्वच्छ पर्यावरण है, शांति है, और कई यहाँ पे बौद्ध मठ बने हुए हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी देखें तो सेवों एवं देवताओं की भूमि इसको कहा जाता है, लैंड ऑफ एप्पल एंड गॉड्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की सुंदर घाटियों में 12 जिलों में से ये एक है, और ये जो घाटी है तिब्बत सीमा के पास में हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में अवस्थित है। और ये जो घाटी जिसके अंतर्गत सागर तल से आप लोग ऊंचाई में जाएंगे तो 2320 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कई पर्वत चोटियां आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ेंगे, सिक्किम की प्रमुख घाटियां देखेंगे। सिक्किम की घाटियां, जिसमें सबसे पहले आएगी आपकी युथांग घाटी, ठीक है। युथांग घाटी जो कि भारतीय राज्य सिक्किम में है, और उत्तरी भाग यानी सागर तल से आप लोग याद रखेंगे 3700 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई आपको एक बार के लिए याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ पे है ये याद रखना है, किसके लिए फेमस है ये भी याद रखना है, ठीक है। ये जो युतांग घाटी है इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 250 प्रजातियों से अनेक फूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर सिंगवा रोडेंड्रॉन प्रजाति के विशिष्ट फूलों की मनोरम छटा आप लोग देख पाओगे, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर ये फूल होते हैं, मैंने तो नहीं देखे। युतांग घाटी जो है सिंगमा रोडेंड्रॉन अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, ठीक है, यानी सेंचुरी भी है इसी के नाम से। और इसमें क्या है कि ये फरवरी से लेकर के मध्य जून तक अनगिनत यहाँ पे फूल खिलते हैं, और ये जो युथांग घाटी है फरवरी से लेकर के मध्य जून तक रंग बिरंगे फूलों से सजकर, और ये गलीचा टाइप की बन जाती है, कारपेट टाइप की, जैसे आप लोगों ने कलरफुल कारपेट देखी होगी उस तरीके का यहाँ पर ये बिछौना टाइप बन जाता है। और इस तरह यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों से सजी युथांग घाटी एक इंद्रधनुष के नुमा आपको दिखाई देती है। भारी हिमपात के कारण जो युथांग घाटी है सैलानियों के लिए नवंबर से लेकर के मार्च तक इसको बंद कर दिया जाता है। और सिक्किम की अन्य 3 घाटियाँ और हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरे यहाँ पर युमसांगथांग घाटी, जो कि भारतीय राज्य सिक्किम की युमसांगथांग घाटी को अनछुआ सौंदर्य कहा जाता है, ठीक है, यानी कि अनटच्ड ब्यूटी इसको कहा जाता है। और ये जो घाटी है लुचुंग नदी के सहारे युथांग नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और सिक्किम सागर तल से कितना 4724 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसको क्या कहा जाता है, 0 पॉइंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, अपना जो भारत का रास्ता है वो समाप्त हो जाता है। शून्य बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है इसका आखिरी सीमा जो है वो आपकी क्या है, ये जो घाटी है युमसांगथांग घाटी, ठीक है। और इस घाटी में जो वनस्पति हैं, जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रमुख चारागाह हैं यानी कि ग्रेजिंग पास्चर जो है यहाँ पे, और हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रेणियों से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे नथांग घाटी। नथांग घाटी ये आपके सिक्किम के गंगटोक जिले में है। सागर तल से ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा 4115 मीटर की ऊंचाई पर ये अवस्थित है, ठीक है। और नथांग घाटी को पहले गंथांग घाटी के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। 700 जनसंख्या वाला जुलुक नथांग घाटी का एक गांव है, जो उत्तरी सिक्किम का एक गांव है, और यहाँ पर भारतीय सेना का बेस है, ठीक है। आगे बढ़िए थांगू घाटी। तो देखो थांग 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 इसमें आ रहा है सिक्किम की घाटियों में, तो आप लोग को आराम से ये याद रह जाएगा। फिर आएगा थांगू घाटी, जो कि सिक्किम के उत्तरी भाग में लचेन नगर से लगभग 30 किलोमीटर के उत्तर में 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और थांगू घाटी मंगत जिले में स्थित है। ये घाटी गुरुडोंगनाथ झील और लचेन बौद्ध मठ, लोहचो झील और सिंगवा रोडेंड्रॉन ये पुष्प है, इनकी मनोरम छटा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, हिमालय की घाटियाँ दी गई हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है, किस तरीके से आपसे पूछी जाती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। पार्वती घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। चुम्बी घाटी कहाँ पे है, तिब्बत में है। नथांग घाटी सिक्किम में है। मनाक घाटी ये आपकी नेपाल में है, ठीक है। अब देखेंगे चुम्बी घाटी को। चुम्बी घाटी ये ड्रोमो तथा ट्रोमो भी इसको कहा जाता है, जो कि दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण तिब्बत में स्थित है। चुम्बी घाटी पूर्वी लेसर हिमालय की पर्वत श्रेणियों में नहीं है। और ये कहाँ पे है, उत्तर दक्षिण से 100 किलोमीटर की लंबाई में आप लोग जाओगे तो भारतीय राज्य सिक्किम तथा भूटान के मध्य में स्थित है। जो चुम्बी घाटी है लिपुलेख पहाड़ी दर्रा,
इसके द्वारा ये इससे नहीं जुड़ रहा है, तो इसको आप लोग छोड़ देना। कहाँ से नहीं होकर के गुजर रहा है इसको छोड़ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आपको कहाँ से होकर के गुजर रहा है उसका आंसर मिल जाएगा। चुंबी घाटी टोरसा नदी के द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सागर तल से 3000 मीटर की ऊंचाई है, जो आपको याद ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि जो भारतीय राज्य सिक्किम है इसके उत्तर पूर्व और पूर्व एवं दक्षिण में भूटान देश के मध्य में कटार या फिर कृपाण खंजर की आकृति में ये दिखाई देती है। जो आपने कटार देखा हो, खंजर टाइप का जो देखा हो जिससे इंसानों को कत्ल किया जाता है उसी टाइप का, तो उसकी आकृति में आपको ये घाटी देखने को मिल जाएगी। और जो चुंबी घाटी है, नाथुला दर्रा या फिर जेलेपला दर्रा, दो दर्रा है सिक्किम के, नाथुला और जेलेपला, इनके द्वारा भारतीय राज्य सिक्किम से ये जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की प्रमुख घाटियों का अपन लोग देखें तो उत्तराखंड की घाटी, फूलों की घाटी भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल भंडार है ये, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका क्रोड क्षेत्र है। उत्तराखंड की प्रमुख यहाँ पर हिमालयी घाटियाँ दी गई जिनके आपको नाम याद रखने हैं। फूलों की घाटी, माना घाटी, पिंडर घाटी, भिलांगना घाटी, डरमा घाटी, जोहर घाटी, कुथी घाटी और सोर घाटी। आगे भी और भी घाटियाँ हैं, दून घाटी, हरीकी दून घाटी और टोंस घाटी। तो चलो अब जो उत्तराखंड की फूलों की घाटी है इसके बारे में जान लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और फूलों की घाटी एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी। और फूलों की घाटी जो है स्थानिक पुष्पों की कई प्रजातियों की वनस्पतियों के जैसे अल्पाइन मिडो के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अल्पाइन मिडो क्या है, तो वहाँ के फूल हैं ये। यह नंदा देवी जैव मंडल भंडार के आंतरिक भाग में स्थित है। फूलों की घाटी अल्पाइन शीतोष्ण मंडल में अवस्थित है। फूलों की घाटी क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल हिमालय में 87 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और फूलों की घाटी नंदा देवी जैव मंडल भंडार, ये क्या है, इसका क्रोड क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़े। तो जो फूलों की घाटी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इससे 20 किलोमीटर के उत्तर में चमोली जिले की पुष्पावती घाटी में अवस्थित है। फूलों की घाटी जो है यूनेस्को के द्वारा स्वीकृत हो गई है विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हो चुकी है। आगे बढ़िए, ये भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। 87 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। अल्पाइन और शीतोष्ण मंडल इसमें अवस्थित है। चलिए ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो घूमने का क्या है ये देख लो। गढ़वाल हिमालय में सागर तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पर्यटकों के लिए, ट्रैकिंग करने वाले और तीर्थयात्रियों के लिए केवल जून से लेकर के अक्टूबर तक ये खुली रहती है। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे भारी हिमपात होता है, तो नवंबर से लेकर के मई के महीने तक इसको बंद कर दिया जाता है। सेकंड देखें, माना घाटी, जो कि भारतीय राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में सागर तल से लेकर 3200 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। माना घाटी जो है हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। क्यों है? तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे माना जाता है कि ये जो स्थान है, यहाँ पे महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत का महाकाव्य सुनाया था। ठीक है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, तीर्थ स्थल माना जाता है हिंदुओं का। यह घाटी जो है बद्रीनाथ धाम से मंदिर से मात्र कितना है, 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और बद्रीनाथ धाम सागर तल से 5545 मीटर की ऊंचाई पर है। माना गांव जो है भारत का सबसे उत्तर में स्थित अंतिम गांव है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा माना गांव को। और श्री बद्रीनाथ मंदिर जो है विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क के किनारे पर स्थित माना घाटी के निम्नलिखित यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। कौन कौन से यहाँ पे देखो, चौखंबा पार्क है, ब्यास गुफा है, गणेश गुफा है, वसुधारा प्रपात है, सतोपद झील है, भीम पुल है। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगर कभी आप लोग घूमने जा रहे हो ना, तो ये पार्क आप लोग पढ़ के जाइएगा, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे इसको जाइएगा, तो वहाँ पे आपको जो लोग हैं वो उल्लू ना बना पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। पिंडर घाटी, पिंडर घाटी भारतीय राज्य उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अवस्थित है। पिंडर जो घाटी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो पिंडर घाटी है उत्तराखंड के राज्य है उसके कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं हिमालय में है। सागर तल से 3820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है
और पिंडारी हिमनद से निकलने वाली जो पिंडर नदी है इसके द्वारा ये प्रवाहित होती है, इसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। ओके, चलो। पिंडर घाटी भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय मंडल में स्थित है, बागेश्वर जिले में अवस्थित है। पिंडर नदी जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और जो पिंडर घाटी है निम्नलिखित स्थलों के लिए विख्यात है। तो क्या क्या है यहाँ पे? पाताल में लाइमस्टोन मंदिर है, शांत स्थल है यहाँ पे, यानी कि आपका क्वाइट प्लेस मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको शांति चाहिए आराम से चली जाए। बागेश्वर जलप्रपात है, पिंडारी हिमनद है, आदर्श ट्रैकिंग स्थल भी है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। आगे आपका डरमा घाटी। डरमा घाटी जो कि भारतीय राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय के पिथौरागढ़ जिले में 3470 मीटर की ऊंचाई पर ये अवस्थित है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो अपन लोग, जो डरमा घाटी है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में है, और पूर्व में कुंती यांगती घाटी, पश्चिम में लसार पंक्ति घाटी के मध्य में स्थित है। डरमा नदी के द्वारा निर्मित भारत तिब्बत सीमा के पास में स्थल डरमा घाटी एक उच्च तलीय हिमालयी घाटी है। चलिए आगे बढ़िए। डरमा घाटी गंगाचल के द्वारा लसार घाटी से तथा सिनला एवं नामा दर्रों के द्वारा कुथी घाटी से संबंधित है। डरमा घाटी के यहाँ पे प्रमुख पर्वत आपको दिए गए हैं, तो उनको आप लोग याद रखिएगा। पंचोली शिखर है, ओम पर्वत है और थांग टांगटू शिखर है। ठीक है, ये विश्वास किया जाता है कि जो महाभारत के पांडव थे ना, पंचोली पर्वत पर शिखर पर ही उन्होंने अपना अंतिम खाना पकाया था। ठीक है, इसीलिए उनका पंचोली नाम रखा गया है। भिलांगना घाटी, भिलांगना को देखें, ये भारतीय राज्य उत्तराखंड है। इसके गढ़वाल हिमालय के टिहरी जिले में स्थित है। भिलांगना घाटी के यहाँ पे साइलेंट फीचर्स अपन लोग देखें तो इसका निर्माण सागर तल से 3900 मीटर ऊंचाई पर है और खतजिंग हिमनद से उत्पन्न भिलांगना नदी के द्वारा इस घाटी का निर्माण हुआ है। आगे बढ़िए। ये घाटी जो है उच्च पर्वतों से चारों तरफ से घिरी हुई है। लगभग 1009 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली है। भिलांगना घाटी अपनी मनोरम और चित्ताकर्षक स्थलाकृतियों के लिए विख्यात है। भिलांगना घाटी में आरक्षित वन के अंतर्गत स्थित होने के कारण अनेक अति विशिष्ट पौधे और जंतुओं की निवास स्थली आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये जो घाटी है इसके पर्वत शिखर यानी माउंटेन पीक्स में जोगेन शिखर, मेरू शिखर, बोटे कटोर शिखर, ये सभी शिखर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनको आप लोग याद रखिएगा। जो पर्यटक हैं इनके लिए आकर्षक स्थलों में मसूरी पर्वत, ठीक है, पहाड़ों की रानी इसको कहा जाता है। टिहरी बांध जलाशय है, नया टिहरी नगर है, चंबा है, देवप्रयाग है, धनतोली, ये सब जब आप लोग घूमने जाएं तो इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे पढ़ें दून घाटी। ठीक है, दून घाटी जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में अवस्थित दून घाटी के प्रमुख यहाँ पे साइलेंट फीचर्स हैं, उनको आप लोग देखेंगे। चलिए, तो दून घाटी अपन लोग देखें। उत्तर में लेसर हिमालय की पदस्थली जिसे स्थानीय स्तर पर मसूरी पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है और दक्षिण में इसको शिवालिक पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। दून घाटी चारों तरफ से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। 75 किलोमीटर की लंबाई पे आप लोग जाओगे, 20 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई। तो यहाँ पे विस्तृत दून घाटी पूर्व में गंगा नदी की सहायक नदी है सांग नदी और पश्चिम में यमुना नदी की सहायक नदी है आसन नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियों के बीच में है? सांग और आसन नदी के बीच में ये अवस्थित है। सागर तल से दूरी 400 से 700 मीटर है। ठीक है, दून घाटी जो है पारिस्थितिकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, खास करके पक्षियों के संबंध में। अब तक पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियां जो हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। दून घाटी तथा उसके समीपी क्षेत्रों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान दिए गए हैं, जिनके नाम आप लोग याद रखिएगा। एक तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि नेशनल पार्क है। ठीक है, आसन बैराज, झिलमिल झील, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और जौनसर बाबर जो आपका बबार प्रदेश है। ये सब यहाँ के आप स्थानों के नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेपाल की पोखरी घाटी। पोखरी घाटी जो है हिमालयी प्रदेश नेपाल की सबसे बड़ी घाटी है। लगभग 464 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और पोखरा घाटी सागर तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नेपाल के ये पश्चिमी भाग में है। आगे देखें, गंडकी मंडल या फिर गंडकी जोन, जो कि गंडकी जोन में ही स्थित है। पोखरा घाटी काठमांडू घाटी से 203 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
पोखरा घाटी भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित मंडल में नहीं शामिल है। ये पोखरा घाटी में कई चूना पत्थर की कंदरा यानी कि गुफाएं हैं तथा प्रमुख यहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्थल भी हैं। जो आप लोग पैराग्लाइडिंग करने का शौक है तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। 464 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत जो पोखरा घाटी है नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है, जबकि 665 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो काठमांडू घाटी है नेपाल की सबसे बड़ी घाटी है। दोनों घाटियों को आप लोग याद रखिएगा। और भूकंपीय दृष्टि से ये उच्च जोखिम मंडल में स्थित है, क्योंकि इसकी रचना जो है चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल से हुई है, जिसकी द्रवण या फिर तरलीकरण की जो संभाव्यता होती है बहुत ज़्यादा होती है। चलो आगे बढ़िए। हिमालय देश नेपाल के पश्चिम भाग में स्थित पोखरा घाटी है, जो कि कई चूना पत्थर की कंदराएं यहाँ पे पाई जाती हैं। और जो कंदरा है पोखरा घाटी के प्लीस्टोसीन काल की नवीनतम चूना पत्थर की चट्टानें हैं। ठीक है, भूमिगत जल के द्वारा घुलन क्रिया के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो किस तरीके से गुफाएं बनती हैं, कंदराएं बनती हैं, उसका तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे 3 प्रमुख चूना पत्थर की कंदराएं हैं, उनको अपन लोग पढ़ते हैं। तो एक तो है आप लोगों के महेंद्र गुफा या फिर महेंद्र कंदरा, जिसे नेपाली भाषा में या फिर नेपाली में इसको भालू दुलो या फिर अंधेरो भवन कहते हैं। ठीक है, लगभग 200 मीटर की लंबी है। ये कसकी जिले में काली खोला के पास में है। ये दूसरी आपकी गुप्तेश्वर कंदरा या फिर गुप्तेश्वर महादेव कंदरा, नेपाल की पोखरा घाटी में कास्की जिले में स्थित है और इसकी लंबाई 2950 मीटर है। तीसरी आप लोगों की बेट कंदरा। ठीक है, तीसरी आपकी क्या है, बेट कंदरा या फिर चामेरी कंदरा, लगभग 150 मीटर लंबी है ये। और ये जो कंदरा है वो नेपाल की पोखरा घाटी के कास्की जिले में स्थित है। इसे बेट कंदरा या फिर चमगादड़ों वाली कंदरा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो कंदरा है इसमें चमगादड़ों का आवागमन या फिर आवास बना ही रहता है। बहुत सारे चमगादड़ आप लोग यहाँ पे जा करके देख सकते हो। नेपाल हिमालय में जो पोखरा घाटी है ये उच्च भूकंप मंडल में आती है। ये भी अपन लोगों ने पढ़ ही लिया है और ये भी अपन लोगों ने पढ़ लिया, तो इसको छोड़ेंगे। चलो आगे बढ़िए। भूटान की घाटियां यहाँ पे दी गई हैं। भूटान की घाटियां में आप लोग याद रखेंगे हावेली, पारो घाटी, पुनाखा घाटी और फोबिजिखा घाटी। ठीक है, ये आपसे बेसिकली नहीं पूछी जाएंगी, पर फिर भी यहाँ पे दी गई हैं तो आप लोग इनको मोटा मोटी देख लीजिए। आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं इसको निकाले जा रही हूँ। ठीक है, ये सब भूटान की हैं। अब तिब्बत की घाटियाँ पढ़ लेती हूँ कि तिब्बत से हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिब्बत हिमालय की घाटियाँ हैं तो न्यांगचू घाटी, पारलंग सामको घाटी और चेनटांग घाटी, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इतनी उसमें सिर्फ नाम दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। आसाम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है या फिर आसाम घाटी के वे प्रमुख उपलक्षक यहाँ पे दिए गए हैं, इनको अपन लोग पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी है, इसके आसाम प्रकरण यानी कि जो आसाम घाटी को अवकाश पर्यटन नहीं होगा, ये पर्यटन होगा। ठीक है, प्राकृतिक पर्यटन या फिर ग्रामीण पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। और आसाम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है पश्चिमी प्रखंड के अंतर्गत आसाम के धुबरी, गोलपारा और कामरूप जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। आसाम घाटी के जो मध्यवर्ती प्रखंड हैं बड़ी संख्या में एशियाई हाथी नहीं पाए जाते हैं, तो इसको आप लोग छोड़िएगा, जब पाए ही नहीं जाते तो याद क्यों रखना। आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी के पूर्वी प्रखंड में आसाम के लखीमपुर, शोनितपुर, डिब्रूगढ़ और सिलचर जिलों को सम्मिलित इसमें किया जाता है। एशियाई हाथी जो कि आसाम राज्य में लगभग विलुप्त या फिर अदृश्य हो गए हैं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्यवर्ती प्रखंड जो सेक्शन होता है उसके अंतर्गत ऊपरी आसाम के दरांग, नंगाम और नॉर्थ बैंक के क्षेत्र में आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यांगलांग साम्पो, बांग्लादेश में यमुना नदी और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये थोड़ा सा नदी के बारे में इसमें आगे दिया है, नदी के बारे में अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला माझोली नामक एक द्वीप बना है। ठीक है, और आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी जिसे आसाम घाटी कहा जाता है,
71,516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। और आसाम घाटी जो है बाढ़ से अधिकतम प्रभावित होती है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी या फिर आसाम घाटी की जो मिट्टियां हैं अत्यधिक उपजाऊ हैं। आसाम घाटी चाय बागानों के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर धियांग या फिर सियांग नदी के नाम से जानी जाती है। और आसाम में ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में माजुली नामक द्वीप बना है, ये भी आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। 1255 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये अपरदन के कारण वर्तमान समय में अत्यंत छोटा हो गया है और इसका क्षेत्रफल कितना रह गया है, 352 वर्ग किलोमीटर रह गया है। सन 2016 में माजुली द्वीप जो है ये एक जिला बना दिया गया। और आसाम घाटी प्रदेश जो है प्रचंड बाढ़ों से प्राय दुष्प्रभावित होता रहता है। चलो आगे बढ़िए। अब जो तिब्बत का पठार है इसकी ल्हासा घाटी अपन लोग देखेंगे। ल्हासा घाटी है जो कि ल्हासा नदी, जिसे क्यूचू नदी भी कहा जाता है, इसके द्वारा हुआ है। ल्हासा घाटी तिब्बत पठार के दक्षिणी भाग में सागर तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उच्च तलीय तिब्बत पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। ल्हासा घाटी जो है ऊपरी भाग में अत्यधिक संकरी है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा नगर ल्हासा घाटी में स्थित कई अनोखे पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे यहाँ पे मारापोरी लाल पर्वत है, चकपोरी लोह पर्वत है, बारमोरी खरगोश पर्वत है। इनके नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना तो है। ल्हासा घाटी का जो निर्माण है वो सिनोजोइक युग में हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ल्हासा घाटी की ऊंचाई उसके ऊपरी भाग में सागर तल से 5200 मीटर ऊंची है और निचले भाग की ओर में घटकर कितना रह गई है, 4000 मीटर रह गई है। ठीक है, चलो। ल्हासा नदी अपने ऊपरी भाग में अभी अपन लोगों ने देख लिया था संकरी है, ये निचले भाग में थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, थोड़ी सी नहीं 5 किलोमीटर के दायरे में चौड़ी हो जाती है। और जो ल्हासा घाटी है इसका निर्माण आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में हुआ था। टर्सरी कल्प के हिमालय जो पर्वतीकरण हुआ था उसके समय जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ, उसके कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखेंगे अपन लोग भारत के विशाल मैदान। ठीक है, चलिए। तो भारत के मैदानों को अपन लोग देखें क्या होता है, तो इसमें अपन लोग गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानों को पढ़ेंगे। तो भारत का जो विशाल मैदान है जिसे गंगा सतलज या फिर गंगा सतलज का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको कहा जाता है। और उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में इसमें प्रायद्वीप भारत के मध्य में संक्रमण मंडल है, ट्रांजिशन जोन इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है, ये पश्चिम से पूर्व लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और यह विशाल मैदान पूर्व में आसाम से पश्चिम में राजस्थान तक 7,74,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका निक्षेपण के प्रक्रमों के द्वारा हुआ है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है वो डिपोजिशनल प्रोसेस से हुआ है। और ये जो विशाल मैदान है इसमें जलोढ़ एलुविलियम की गहराई उत्तर में हिमालय की पदस्थली से दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के अग्रदेश जो आपके फोरलैंड है उनकी ओर में घटती चली जाती है। भारत के विशाल मैदान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई अगर आप लोग देखें तो 2400 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई अगर आप लोग देखें तो वो चौड़ाई इसकी पूर्व में आसाम से पश्चिम में पंजाब राजस्थान की तरफ में ये बढ़ती जाती है। यानी कि आसाम में इसकी चौड़ाई कितनी है, 90 से 100 किलोमीटर है और पंजाब और राजस्थान में इसकी 500 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, जो भारत के विशाल मैदान है इसका निर्माण अनाच्छादन के प्रक्रम और अपक्षय और अपर्दन के द्वारा हुआ है। ठीक है, जो अनाच्छादन होता है उसमें आप लोग अपर्दन और अपक्षय दोनों को शामिल करते हो, लेकिन इसके द्वारा नहीं हुआ है। अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया कि ये निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर क्या है, जलोढ़ीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, यानी कि वही जो आपका एलुविलेशन होता है और अर्थात नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप लाए गए हैं और उसके द्वारा ये आपका मैदान बना है। चलिए आगे बढ़िए। राजस्थान मैदान का जो अरावली पर्वत श्रेणी तथा हिमालय की पदस्थली के अलावा भारत के विशाल मैदान की सागर तल से ऊंचाई 150 मीटर से अधिक नहीं है। भारत के विशाल मैदान की हिमालय की पदस्थली से गंगा डेल्टा की ओर में न्यून ढाल प्रवणता है। आगे बढ़े तो जो बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भावर का 4 मैदानी क्षेत्र इसमें देखेंगे।
भाबर का मैदान, तराई मैदान, बांगर मैदान और खादर मैदान। 4 आप लोग इसमें मैदानी क्षेत्र देखते हो जिनको आप लोग अलग अलग पढ़ोगे। भारत के विशाल मैदान का निर्माण उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के आने वाली जो नदियां हैं उनके विशाल राशि के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, जो मैदान है अत्यंत मंद ढाल प्रवणता वाला क्षेत्र होता है और इस मैदान की जो ढाल प्रवणता है कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो हिमालय की पदस्थली के पास में इस मैदान की ऊंचाई कितनी है 300 से 350 मीटर है। और गंगा नदी के मुहाने पर जो गंगा डेल्टा के सागरोन्मुख यानी बंगाल की खाड़ी के भाग की ऊंचाई कितनी है 0 मीटर है, जिसके कारण क्या होता है निक्षेपण होता है। जो खादर मैदान है भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ एवं उत्पादक भाग है, जो कि जलोढ़ नदियों के दोनों किनारों के सहारे बाढ़ वाले मंडल जो होता है खादर प्रदेश या फिर खादर मैदान इसको कहा जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे नदी बह रही है और आगे जाके इसका वेग कम हो जाएगा, नदी यहाँ पे चली जाएगी, ये जो मैदान बनना आपका जहाँ पे हर साल मिट्टी आ रही निक्षेपण हो रहा है, तो इसको क्षेत्र को आप लोग बोलोगे खादर प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्योंकि प्रतिवर्ष ये जो भाग है इस पर नवीन जलोढ़ के जमाव हो रहे हैं, उर्वरता का नवीनीकरण हो रहा है, समृद्धिकरण हो रहा है, तो जिसके कारण ये इसका नाम भी क्या बोला गया है खादर बोला गया है। प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान जब नदियों का जल उनके किनारों को पार करके बाढ़ मैदान जो मंडल है इसमें फैल जाता है, तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ जिसमें मृतिका, सिल्ट, पंक, रेत इन सब का मिश्रण होता है और इन्हीं का क्या होता है यहाँ पे डिपोजिशन या फिर निक्षेपण होता है। ठीक है, ये आप लोगों का जो मैदान है ये आप भारत के या फिर हिमालय के मैदान में आप लोग इसको पढ़ते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जो खादर है उसमें क्या क्या फसलें होती हैं, तो गंगा, गेहूं, अरहर, मटर, मक्का, तिलहन ये सभी फसलें आपके खादर क्षेत्र में होती हैं। आगे बढ़ें, भाबर प्रदेश देखें तो भाबर प्रदेश क्या है, ये एक प्रवेश्य यानी कि पोरस सकरी भारत के विशाल मैदान की सबसे उत्तरी स्तर की पट्टी है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में, यानी कि इसमें मोटे मोटे जो आपके बड़े बड़े कंकड़ होते हैं इस टाइप से, उस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाबर प्रदेश कहा जाता है। और ये दक्षिण में ये पश्चिम से पूरा फैली हुई है। ओके, चलो आगे बढ़िए। जो भाबर प्रदेश है इसका निर्माण हिमालय पर्वत से आने वाली नदियों के द्वारा हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में लाए गए जो कोबुल्स, पेबुल्स, बजरी होती है इनके जमाव के द्वारा होता है। भाबर प्रदेश का विस्तार एक लंबी संकरी एवं अविच्छिन्न जो पट्टी होती है पश्चिम में जम्मू से लेकर के पूर्व में असम तक है। पेबुल युक्त जो भाबर प्रदेश है नदियों के द्वारा जल अदृश्य यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं इनके नीचे जल चला जाता है। भाबर प्रदेश की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर में बढ़ती चली जाती है। जो भाबर मैदान है या फिर प्रदेश है इसका नामकरण जो हुआ है भारतीय लंबी घास भाबर के आधार पर इसका नाम किया गया है। ये जो घास है इसका उपयोग रस्सी और कागज बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भाबर को समझ गए इसका नामकरण किस तरीके से हुआ है। भाबर प्रदेश बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में मंद ढाल वाला क्षेत्र है, जिसका निर्माण बड़े मोटे पदार्थ जैसे कोबुल्स हैं, पेबुल्स है, बजरी है इनसे हुआ है। और पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है और भाबर प्रदेश की उत्तर दक्षिण चौड़ाई जो है 8 से 16 किलोमीटर के मध्य में बदलती रहती है। और भाबर प्रदेश के बड़े आकार वाले पदार्थों में नदियों का जो जल होता है वो अदृश्य होता है, क्योंकि वो रिस करके कहाँ चला जाता है पत्थरों में नीचे चला जाता है, उनकी जो संधियाँ होती हैं, दरारें होती हैं उसमें जल चला जाता है। भारत के विशाल मैदान के जो भाबर प्रदेश है इसमें नदियों का जल अदृश्य हो जाता है, वो भी अपन लोगों ने देख लिया। आगे बढ़े, बड़े आकार वाले जो मोटे पदार्थ होते हैं इनकी रचना प्रदेशों की प्रवेश्यता, पोरोसिटी तथा पारगम्यता की अधिकतम होती है। जो कि भारत के विशाल मैदान के जो भाबर प्रदेश होते हैं इनकी रचना किससे होती है, कोबुल, पेबुल, बजरी से होती है। जो भाबर की प्रवेश्यता तथा पारगम्यता यहाँ पे अधिक होती है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आप लोगों का खादर प्रदेश या फिर खादर मैदान। ठीक है, तो खादर मैदान जो है इसकी उर्वरता और उत्पादकता सबसे अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि भारत का जो विशाल मैदान है खादर प्रदेश जो है जलोढ़ नदियों के बाढ़ के मैदान में ये स्थित होता है। और जो भारत का विशाल मैदान है इसका खादर प्रदेश जलोढ़ नदियों के दोनों तरफ बाढ़ मैदान में स्थित होने के कारण सर्वाधिक उर्वरक और उत्पादक होता है, यानी कि फर्टाइल होता है, प्रोडक्टिव होता है।
क्यों होता है? क्योंकि नदियों के द्वारा यहाँ पे जो कांप या फिर एलुवियल जो मिट्टी होती है उसका निक्षेपण होता है, और इस मिट्टी में आप लोग शामिल करते हो किस किस को? मृतिका को, सिल्ट को, पंख को, रेत को। ठीक है, नवीनीकरण होता रहता है जिसके कारण इसकी उपजाऊता बनी रहती है। तराई प्रदेश। तराई प्रदेश 26 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक चौड़ा भारत का जो तराई प्रदेश है, भारत के विशाल मैदान के भावर प्रदेश के दक्षिण में है ये। ठीक है, और शिवालिक श्रेणियों के पदस्थली में है। तराई प्रदेश पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ओके, आगे बढ़िए। हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं भावर प्रदेश में अदृश्य हो जाती हैं, पुनः जो तराई प्रदेश आता है उसमें वो प्रकट हो जाती है, क्योंकि जो भावर प्रदेश था वहां पे जो पत्थर थे वो बड़े बड़े थे और तराई प्रदेश में छोटे हो गए, तो जो पानी था फिर से ऊपर आ जाएगा। तराई प्रदेश जो है समतल ढाल वाला दलदली क्षेत्र होता है जो कि घने वनों से आच्छादित रहता है। नदियों का जल जो है यहाँ पे समतल यानी कि चौरम स्थलीय भाग या फिर प्रदेशों में सतह पर ये फैला रहता है, जिसके कारण जो तराई प्रदेश होते हैं वर्ष पर्यंत नम तथा तर बने रहते हैं। भारत के विशाल मैदान का जो तराई क्षेत्र है जिसकी रचना होती है किससे? सिल्ट है, क्ले है, बजरी है, रेत है, इन सब से मिलकर के इसकी रचना होती है। उत्तर में स्थित भावर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित होता है ये, और जो तराई प्रदेश होता है मंद ढाल वाला होता है, दलदलीय क्षेत्र होता है, और इसलिए इसको तराई या फिर तर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका तराई प्रदेश है अब वनों को काट करके यहाँ पे साफ कर दिया गया है और खेती की जा रही है किसकी? गन्ना की, धान की, गेहूं की यहाँ पे खेती की जा रही है। तराई प्रदेश जो दलदली निम्न भूमि होती है जो कि 26 से 32 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये फैली हुई है और भावर के दक्षिण में है, ये भी अपन लोगों ने जान ही लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और यहाँ पे जो तराई प्रदेश है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है, अपूर्ण होता है और अविकसित अपवाह होता है, समृद्ध वन्यजीव होता है, ये ऊंची घासें होती हैं, साल के वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे मलेरिया, घेंगा और जो आपका फाइलेरिया रोगों का प्रभुत्व और प्रसार बना रहता है। तराई प्रदेश जो है तराई, द्वार, सवाना एवं घास के मैदान जो पारिस्थितिकी प्रदेश का हिस्सा है ये। तराई प्रदेश पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में कम चौड़ा है क्योंकि वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर में घटती चली जाती है। ठीक है, जो तराई प्रदेश है अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया कि पश्चिम की तुलना में पूर्व में ये अधिक विस्तृत है, और क्या किया गया है यहाँ पे वनों को काट करके खेती की जाने लगी है, गेहूँ, गन्ना, मक्का, तिलहन इन सभी की यहाँ पर खेती की जा रही है। आगे बढ़िए। जो भारत का विशाल मैदान है तराई प्रदेश अत्यधिक नम है, तर है, दलदली क्षेत्र है, ये भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। अपूर्ण प्रवाह तंत्र इसमें शामिल होता है। आगे बढ़े, चलो ये तो अभी अपन लोगों ने पढ़ ही लिया। ठीक है, चलो अब बांगर मैदान पढ़ेंगे। चलो बांगर मैदान भारत के विशाल मैदान का जो बांगर या फिर भांगर मैदान है, दो नदियों के मध्य दोआब में प्राचीन जलोढ़ या फिर कांप का बना होता है, मिट्टी का, जो खादर मैदान से ऊंचा होता है। बांगर प्रदेश दोआब क्षेत्र के बाढ़ मैदान के ऊपरी भाग में स्थित भूभाग होता है, और जो बांगर मैदान है इसकी रचना सामान्यतः लाल भूरी जो ग्रेवेल युक्त मृदा होती है, यानी प्राचीन जलोढ़ मृदा, जहाँ पे बाढ़ बहुत पहले आई थी, अब उसका जमाव फिर से नहीं हुआ है, तो वो कैसी होती है मिट्टी आपकी कई सालों से जिसमें मिट्टी का जमाव नहीं हुआ या फिर निक्षेपण नहीं हुआ है, तो वो आप लोगों की प्राचीन जलोढ़ मृदा में पहुंच जाती है। ठीक है, चलो जो बांगर मैदान है इसका बैरेंड क्षेत्र प्लीस्टोसीन काल में निर्मित बंगाल बेसिन की एक भूआकृतिक इकाई है। प्रादेशिक स्तर पर जो बांगर मैदान है इसको दो प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो आपका बैरेंड क्षेत्र है, दूसरा आपका भूड़ क्षेत्र है। जो बांगर मैदान है दो नदियों के मध्य दोआब क्षेत्र में बाढ़ मैदान से ऊपर वाला भाग होता है, और बैरेंड क्षेत्र जिसे इंग्लिश में बरेंद्र ट्रैक्ट तथा बंगाली में इसको बोरेंद्रो भूमि कहा जाता है। प्लीस्टोसीन काल में ये निर्मित बंगाल बेसिन की एक भूआकृतिक इकाई है जिसका बांग्लादेश तथा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बैरेंड क्षेत्र क्या होता है इसको जाने।
तो बैरिंड क्षेत्र जो है भारत के विशाल मैदान जो है बांगर प्रदेश से संबंधित है। वास्तव में जो बैरिंड क्षेत्र प्लीस्टोसीन काल में निर्मित बंगाल बेसिन की एक भूआकृतिक इकाई है, जिसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। कुछ हिस्सा इसका भारतीय जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां पर भी स्थित है। बैरिंड क्षेत्र को बरेन ट्रैक्ट या फिर बोरेंदो भूमि भी कहा जाता है। जो बैरिंड का तात्पर्य क्या है, लाल पीली क्ले तथा लेटराइट मिट्टियों वाला अपेक्षाकृत उच्च भूमि। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, याद रह जाएगा। आगे बढ़े तो भूड़ क्षेत्र यानी कि नदियों के किनारों पर वायु के द्वारा जो जमाव से निर्मित उच्च स्थलीय भाग में मिट्टी जमाव होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, भूड़ क्षेत्र बोलते हो। भूड़ क्षेत्र या फिर भूरे एरिया तो भारत के जो विशाल मैदान होते हैं, बांगर मैदान का भाग है, जो कि मुख्य रूप से गंगा यमुना दोआब प्रदेश में पाया जाता है। जो भूड़ बागर मैदान है ये ऊबड़ खाबड़ होता है, यानी कि जो मिट्टी के ढम्मे टाइप के बन जाते हैं, उस तरीके का ये मैदान होता है। उर्मिल स्थलीय है, जिसका निर्माण वायु के द्वारा लाए गए जो रेत होता है इससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, जो भूड़ क्षेत्र है ऊपरी गंगा दोआब है, पुराने जलोढ़ से संबंधित हो जाएगा। चलिए, जो बांगर मैदान है इसका भाग होने के नाते जो भूड़ क्षेत्र है ऊपरी गंगा यमुना दोआब में प्राचीन यानी कि पुराने जलोढ़ का संबंधित होता है। और ये जो भूड़ क्षेत्र है इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ है, वायु के द्वारा लाए गए रेत के जमाव से हुआ है। जो भूड़ क्षेत्र है इसमें कैल्शियम युक्त घनीभूत कंकर इसमें समृद्ध है और भूड़ में जंतुओं के जीवावशेष भी पाए जाते हैं। जो बांगर मैदान है इसके अपेक्षाकृत शुष्क भागों में नमकीन यानी कि जो सैल्टी एवं क्षारीय तत्वों वाली भूमि को रेह या फिर कल्लर कहा जाता है और भूड़ क्षेत्र इसको कहा जाता है। पुराने जलोढ़ों से निर्मित जो बांगर मैदान है जलोढ़ नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपरी एवं समतल सपाट मैदान होते हैं। ठीक है, बांगर मैदान ह्यूमस समृद्ध होते हैं, गहरे रंग की मिट्टियों से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। बांगर के आर्द्र भागों में नमकीन एवं क्षारीय तत्वों वाली रेह कल्लर या फिर भूड़ क्षेत्र के ऊपरी गंगा दोआब प्रदेश में ये पाए जाते हैं। बांगर मैदान को पश्चिम में बैरिन क्षेत्र कहा जाता है, बोरेन भूमि कहा जाता है, ये भी अपन लोगों ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, वर्तमान समय में जो अधिक तथा गहरी सिंचाई के कारण जो रेह क्षेत्र है इसका विस्तार हो चुका है। ठीक है, तो ये भी अपन लोगों ने पढ़ ही लिया है, ये पढ़ ही लिया। चलो, अब यहाँ पे भारत के विशाल मैदान दिए गए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, उनकी अवस्थिति दी गई है। जैसे नूतन जलोढ़ मैदान तो ये आपका खादर मैदान में आ जाएगा। बैरिंड क्षेत्र ये आपका पश्चिम बंगाल मैदान में आ जाएगा। भूड़ क्षेत्र आपका ऊपरी गंगा यमुना दोआब में आ जाएगा और भाबर मैदान ये बाय हिमालय की पदस्थली में आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ी लिया अपन लोगों ने बोरेंदो भूमि को। ठीक है, चलो आगे बढ़िए।